नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग वन लाइन फैक्ट लेकर आए हैं। वन लाइन फैक्ट हिंदी साहित्य से रिलेटेड आज हम लोग वन लाइन फैक्ट लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इतने इम्पोर्टेंट कि एक बार आपने अगर देखा है तो हर एक एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, जो कि 2011 से लेकर 2022 तक के टोटली प्रश्न जितने भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रश्न आए हैं वो सारे मेरे द्वारा कंटेंट को एक इकट्ठा किया गया है और बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। आज का पहला पॉइंट है देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। तो देवताओं की जो लिपि है वो किसे कहा जाता है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपियों को देवताओं की लिपि कहा जाता है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट है हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तक कौन है। तो हिंदी साहित्य में हलावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन हैं। इसी के साथ पॉइंट नंबर तीसरा है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास जी को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, मैथिली किस मैथिली किस राज्य की भाषा है। तो मैथिली जो है वो बिहार की राज्य भाषा है। बिहार की राज्य भाषा है। इसी के साथ अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो ने जिन मुखरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? तो अमीर खुसरो ने पहेलियों और मुखरियों की जो रचना की है उनकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। उनकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली, उनकी मुख्य भाषा है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 6 है हिंदी के प्रथम कवि। तो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो सिद्ध सरापा हैं। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरापा, जो कि 19वीं शताब्दी के हैं, जो 19वीं शताब्दी के हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 8, जो जिन शासन भाषियों सो मैं कहियों सारू, जो पालय सै भाऊ करी सो तरी पायो पारू, इस दोहे के रचनाकार हैं। तो ये जो दोहा हैं जिन शासन भाषियों सो मैं कहियो सारू, इसके जो रचनाकार हैं देवसेन हैं। देवसेन इसके रचनाकार हैं। कवि देवसेन इसके रचनाकार हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषी समूह। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषी समूह जो है कौन है? चीनी तिब्बती सबसे कम बोले जाने वाला भाषी समूह है। चीनी तिब्बती सबसे कम बोले जाने वाला भाषी समूह है। इसी के साथ अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 है हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? पत्र है, ये पात्र नहीं है, ये पत्र है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम पत्र है वो उद्दंत मार्तंड है। उद्दंत मार्तंड
हिंदी का प्रथम पत्र है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, इसी के साथ अगला पॉइंट है इसी के साथ पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं में बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषा को जो बोले जाते हैं उन्हें निषाद कहा जाता है, उन्हें निषाद कहा जाता है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 12 है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन हैं? हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13 है, निम्न में से कौन प्रेमचंद जी की रचना है? तो पंच परमेश्वर है जो कि प्रेमचंद जी की रचना है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की रचना है, पंच परमेश्वर। इसी के साथ पॉइंट नंबर 14 है, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषी समूह सबसे कम कौन है? चीनी तिब्बती हैं, लेकिन सबसे अधिक बोले जाने वाला इंडो आर्यन सबसे अधिक भाषी समूह है, इंडो आर्यन। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15 है, पॉइंट नंबर 15 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 16 है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल के मध्य प्रदेश में की जा रही है, भोपाल मध्य प्रदेश में। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 17 है, भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 18 है, बहुत ही स्पीड में ये सारे पॉइंट चल रहे हैं और ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो प्रत्येक एग्जाम में आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो कि मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं और हर एक एग्जाम में आने वाले हैं। इसी के साथ देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 19, भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि। तो राष्ट्रीय कवि का जैसे ही नाम आता है और मैथिली शरण गुप्त जी हमारे सामने आ जाते हैं, तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसी के साथ पॉइंट नंबर 20, हिंदी का प्रथम एकांकी। तो हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है, एक घूंट। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21। पॉइंट नंबर 21 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में? तो 4 कालखंडों में, 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। ए आदिकाल या वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, मध्यकाल या भक्ति काल,
मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तरकाल या रीतिकाल, और लास्ट है आपका आधुनिक काल। ये रहा 1 नंबर का काल, ये रहा 2 नंबर का काल, और ये रहा 3 नंबर का, और ये रहा आपका 4 नंबर का। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। इसी के साथ अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा जो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? एक नार पिया को भानी। तो जैसे ही आप पहली लाइन को पढ़ेंगे, एक नार पिया को भानी, तो जो ब्रज भाषा, ये जो पंक्ति है ये ब्रज भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी पंक्ति है। एक नार पिया को भानी ब्रज भाषा की पंक्ति है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 23 है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। 22 भाषाओं को संवैधानिक अनुसार राजभाषा के रूप में माना गया है। 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 24। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक हैं। इसी के साथ पॉइंट नंबर 25, हिंदी के सर्वोत्तम दैनिक समाचार पत्र, सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र, तो दैनिक समाचार पत्र हैं सुधा वर्षन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र हैं सुधा वर्षन। पत्र और पत्रिका से प्रश्न आते हैं, तो आप देखना इनको। इसी के साथ अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 26 है, रानी केतकी की कहानी किस भाषा को कहा जाता है? किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में है। लेकिन अगर प्रश्न आता है तो रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? तो ये लिखी आपके इंशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी है। इंशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी है। इसी के साथ अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 27 है, अपभ्रंश के योग से राजसा भाषा जो साहित्यिक रूप बना है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, डिंगल भाषा, मैंने इस लेक्चर के पहले बताया था आपको कि डिंगल भाषा जो है, डिंगल भाषा किसे कहते हैं? अपभ्रंश की जो हिंदी ब्रज भाषा और अपभ्रंश मिलकर क्या बनी आपकी? राजस्थानी मिलकर बनी। राजस्थानी जो मिलकर बनी है, अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से क्या बना है आपका? डिंगल। क्या बना है? डिंगल भाषा बनी है। और पिंगल भाषा जो है वो ब्रज भाषा से और अपभ्रंश से प्लस होकर बनी है पिंगल भाषा। पिंगल भाषा जो बनी है वो ब्रज और अपभ्रंश का योग है। लेकिन अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का जो योग है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का जो योग है वो डिंगल कहलाता है। डिंगल भाषा जो होती है वो कर्कश होती हैं, इसकी ध्वनि कर्कश होती हैं। लेकिन पिंगल भाषा की जो ध्वनि होती है बहुत ही मृदु होती हैं और मुलायम होती है, बहुत मीठी होती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 28 है, हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी की प्रथम पत्रिका जो है वो संवाद कौमुदी है। इसी के साथ अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 29, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर हैं? तो 11 स्वर व 23 सम स्वर हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो नहीं, ये प्रश्न छोड़ दीजिए आप। अगला पॉइंट है
हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। किस महापुरुष के अनमोल वचन थे? देखिए, बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हिंदी संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। किस महापुरुष के अनमोल वचन थे? तो डॉक्टर कामिल बुल्के के ये महावचन थे। ये महापुरुष के वचन थे, अनमोल वचन थे डॉक्टर कामिल बुल्के के, कि जो संस्कृत है वो तो माँ है और हिंदी जो है वो बहुरानी है और अंग्रेजी जो है वो नौकरानी है। किस महापुरुष के अनमोल वचन थे? तो डॉक्टर कामिल बुल्के के महावचन थे। इसी के साथ अगला पॉइंट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषा, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कौन कौन सी 4 भाषाएं शामिल की गई हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। जो 4 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, वो है संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। अच्छा, इसको याद रखने के लिए मैं आपसे एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कि आपने देखा होगा बोर्ड BDMS बोर्डमोस का एक नेम देखा होगा आपने, बोर्डमोस का नेम देखा होगा, बोर्डमोस। तो बोर्डमोस से आप लोग याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं? कि B से हो गया आपका बोडो और D से हो गया आपका डोंगरी और M से हो गया आपका मैथिली और S से हो गया आपका संथाली। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि बोर्डमोस, जो आप 4 अक्षर याद रखेंगे बोर्डमोस का नियम, वो नियम आप याद रख लीजिए, आपको ये चारों जो भाषाएं हैं वो याद रह जाएंगी। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 34 है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यामा के लिए। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 35, मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल के उपन्यास के लेखक हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। इसी के साथ अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है? तो देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी, और देवनागरी लिपि हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 37 है, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो नरसिंहपुर को मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला घोषित किया गया था उस जिस टाइम। इसी के साथ अगला पॉइंट है, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता। तो हिंदी खड़ी बोली के जो जन्मदाता हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अगर देखें तो इन्होंने हिंदी के विकास में, हिंदी खड़ी बोली के विकास में के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं और इनका नाम अग्रणी है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 39 है, आधुनिक युग की मीरा। तो महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना ये, कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ पॉइंट नंबर 40 है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। तो हिंदी साहित्य की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। इसी के साथ पॉइंट नंबर 41 है, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो विश्व की बात करें तो भारत का नाम तो अग्रणी आना ही है, तो भारत में बोली जाती हैं। इसी के साथ पॉइंट नंबर 42 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो 343 आर्टिकल 343 ए के अनुसार हिंदी भाषा राजभाषा है। 343 343(1) के अनुसार राजभाषा घोषित है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 43 है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य है
पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबृदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो जो हैं वो चंद्रबृदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 44 है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो बांगरू जो बोली है उसका जो निकटतम संबंध है वो खड़ी बोली से है। बांगरू बोली का अधिकतम निकटतम संबंध है वो खड़ी बोली से है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 45 है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं। तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक जो हैं वो विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 46 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु है। और परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये श्रीनिवास द्वास द्वारा लिखा गया था। परीक्षा गुरु श्रीनिवास द्वास द्वारा लिखा गया था। इसी के साथ पॉइंट नंबर 47 है, हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता। तो राधे लाल द्विवेदी जी को आशु लिपि के जन्मदाता कहते हैं। राधे लाल द्विवेदी जी को आशु लिपि के जन्मदाता कहते हैं। आधुनिक अगला पॉइंट है, आधुनिक युग के चरण हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो आधुनिक युग के चरण के नाम से जाने जाते हैं, रामधारी सिंह जी दिनकर। इसी के साथ 49 पॉइंट हैं, आष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो आष्टिक जो भाषा है उनको बोलने वाले को किरत कहा जाता है, किरात कहा जाता है। इसी के साथ आज का लास्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न 50 पॉइंट है, 50वां पॉइंट है, मतलब 50 पॉइंट आपके क्लियर होने वाले हैं। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम। तो साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे, वात्स्यन अज्ञे, अज्ञे का पूरा नाम है, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है, आईएमपी है। ये रहे आपके 50 पॉइंट रहे। ये आज के 50 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 20 या 22 मिनट में आपके 50 पॉइंट कवर हो रहे हैं, मतलब 50 प्रश्न का ये संग्रह है जो कि इतना जल्दी कवर हो रहा है और इतना आसान कवर हो रहा है। और इस 50 पॉइंट में गारंटी लिख कर देता हूँ, इतना कंटेंट है कि हर एक एग्जाम में साहित्य से रिलेटेड हर एक परीक्षा में ये पूछा जाता है, जो कि बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है। इसी के साथ निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर पॉइंट अच्छे लगें, वन लाइन फैक्ट अगर अच्छे लगें तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ अगर अच्छा लगा हो, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वन लाइन फैक्ट के 50 प्रश्नों पर। मैं ये चाहूँगा कि प्रत्येक दिन आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हों। पहले 2020 की सीरीज हम लोगों ने द्वारा चलाई गई थी, लेकिन हमारा प्रश्न अब ये है कि समय नज़दीक है और हम 50-50 प्रश्न रोज कंप्लीट आपके करवाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।